सुहेल अफरीदी ने अगर एस्टेब्लिशमेंट का बाइकआउट करना था, वफाकी हुकूमत का बाइकआउट करना था, अगर उनका ये मौक़िफ़ था कि जब तक खान रिहा नहीं होगा तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो आज अपना नुमाइंदा ना भेजते, आज केपी हुकूमत बाइकआउट कर लेती। पहली बात तो आप ये देखें कि तहरीक लबैक के हक में आज जो पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी थी वो भी नाकाम हो गई। हमने टीएलपी के माजी के धरनों में फौजी जर्नैलों को पैसे बांटते देखा है। देखें, पीटीआई का तो इस वक्त ये हाल है कि वो पाकिस्तान की इंडिया से लड़ाई हो तो वो इंडिया के साथ हैं, पाकिस्तान की अफगानिस्तान से लड़ाई हो तो वो अफगानिस्तान के साथ हैं। सुहेल अफरीदी के जरिए वो मरकज पर चढ़ाई चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान का कोई इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मकसद हुकूमत को गिराना होगा या हुकूमत को घर भेजना है या कोई एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना है। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहरवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान कर रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। श्योर सर हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत अहम इजलास हुआ है कि जिसमें तमाम सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने भी शिरकत की है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू केपी तो सीएम केपी ने शिरकत नहीं की। क्या वजह हो सकती है एक अहम तरीन इजलास से गैर हाजिर होने की? सुहेल अफरीदी साहब जो है ना, उनकी सियासी मजबूरियां समझें। जब केपी हुकूमत ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया बाकायदा मुजम्मिल असलम, तो फिर सुहेल अफरीदी शरीक हैं या नहीं शरीक हैं, ये गैर अहम बात है। मेरे ख्याल में पहले टेस्ट में यहाँ तो सुहेल अफरीदी ने अगर एस्टेब्लिशमेंट का बाइकआउट करना था, वफाकी हुकूमत का बाइकआउट करना था, अगर उनका ये मौक़िफ़ था कि जब तक खान रिहा नहीं होगा तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो आज अपना नुमाइंदा ना भेजते, आज केपी हुकूमत बाइकआउट कर लेती। लेकिन जिस तरह गंडापुर दोनों घरों को साथ लेकर चल रहे थे, सुहेल अफरीदी ने भी दोनों घरों को साथ लेकर चलने का फैसला किया है। आप ये देखें, जब उन्होंने अपना नुमाइंदा भेज दिया तो केपी हुकूमत की नुमाइंदगी हो गई और जो फैसले हुए उसमें केपी हुकूमत शामिल है। और ना जाकर उन्होंने पीटीआई के ट्रोल्स और पीटीआई के जो सोशल मीडिया उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश की कि देखें मैं तो नहीं गया। भाई, जब आपका नुमाइंदा चला गया, आप चले गए, एक ही बात है। आज का जो एलामिया है वो मुतफिका एलामिया है, उसमें केपी हुकूमत के कंसेंट शामिल है। मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेलना शुरू हो गए हैं, मुझे जो नजर आया है। अब बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि मुजम्मिल असलम और बैरिस्टर साहब को वजीर ना बनाने का फैसला हुआ है। भाई, मुजम्मिल असलम को तो आज उसने कैबिनेट की तरफ से वहां भेज दिया है, तो उसको कैसे वजीर ना बनाने का फैसला हुआ है? मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी जो है वो एक तरफ तो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका हाल गंडापुर जैसा ना हो, और दूसरी तरफ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ दरवाजे और रास्ते खुले रहें, मुफाहमत जारी रहे। मेरे ख्याल में एक मुश्किल काम है। अब आज देखने वालों को तो ये नजर आना चाहिए कि सुहेल अफरीदी ने इस इजलास का बाइकआउट नहीं किया, सुहेल अफरीदी ने अफगानियों को वापस भेजने के इजलास से इख्तलाफ नहीं किया, सुहेल अफरीदी ने अफगानिस्तान के मामले पर वफाकी हुकूमत और फौज की हिमायत की है। और गवर्नमेंट को क्या चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को और क्या चाहिए? गंडापुर होता वो भी यही करता, सुहेल अफरीदी ने भी यही किया है। तो कुछ अब चेहरा बदलने से कोई पॉलिसी तो बदली नहीं है। मैं समझता हूँ सुहेल अफरीदी गंडापुर पार्ट 2 है, कोई ऐसी फर्क वाली बात मुझे नजर नहीं आई। सर, आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूंगी कि जो मुल्क में अमन अमान की सूरत खराब करने के लिए टीएलपी की कॉल को मुस्तरद किया गया है, बल्कि पंजाब काबीना ने तहरीक लबैक पर पाबंदी लगाने की मंजूरी भी दे दी है। एतराज किया जा रहा है कि ये सेलेक्टिव कार्रवाई है। इस बारे आप क्या कहेंगे और क्या अब तमाम मुश्तरद सोच रखने वाले ग्रुपों के खिलाफ इस तरह से क्रैक डाउन किया जाएगा? इसको कितनी हद तक आप दुरुस्त समझते हैं? पहली बात तो आप ये देखें कि तहरीक लबैक के हक में आज जो पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी थी वो भी नाकाम हो गई। टीएलपी की कॉल तो नाकाम हुई, जो पीटीआई ने आज मुजाहिरों का ऐलान किया था वो भी सारे नाकाम हो गए और लोग टीएलपी के लिए बाहर नहीं आए। मैं समझता हूँ टीएलपी के मामले पर जो अवामी राय अमा है वो भी टीएलपी के खिलाफ है। लोग, आम आदमी भी कोई टीएलपी के हक में नहीं है, उनके लिए लोग बाहर नहीं निकले। उन्होंने 2-3 बार रियासत को यरगमाल बनाया है, उस वक्त उनके हाथ वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में खेल रहे थे। हमने टीएलपी के माजी के धरनों में फौजी जर्नैलों को पैसे बांटते देखा है फैज के दौर में। तो अब नई एस्टेब्लिशमेंट है और नई एस्टेब्लिशमेंट में पुरानी एस्टेब्लिशमेंट वाली कोई पॉलिसी नहीं है उनकी। अब मेरे ख्याल में
साद रिजवी साहब पुराने दौर में बैठे हुए थे, उन्हें नई इस्टेब्लिशमेंट का और नई हुकूमतों का अंदाजा नहीं हुआ, वो मिसकैलकुलेट कर गए हैं। मैं जहां तक टीएलपी पर पाबंदी की बात है, मैं समझता हूँ ये ठीक बात है। देखें, टीएलपी जो है वो मुल्क की अकलियतों को भी निशाना बना रही थी। आप देखें सरगोदा में जो चर्चिस के जलाने वाला मामला है, या जो अहमदियों के कब्रिस्तानों वाला मामला है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए बहुत मसाइल पैदा कर रहे हैं, और वो काम टीएलपी कर रही थी बार बार, जिसका पाकिस्तान में 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ अकलियतें बहुत आराम से और सुकून से रहती रही हैं, लेकिन ये अकलियतों के खिलाफ एक चढ़ दौड़े हुए थे। तौहीन रसालत के कानून को अकलियतों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। तो मेरे ख्याल में टीएलपी के खिलाफ एक्शन के लिए रियासत के पास बहुत सी वजूहात हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस एक्शन को अवामी कबूलियत हासिल हो गई है। लोगों की अक्सरियत जो है वो टीएलपी के खिलाफ कार्रवाई पर यकसू है, और वो समझती है ठीक कार्रवाई हो रही है। तो मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत ने तो टीएलपी पर पाबंदी की सिफारिश की है, लेकिन अगर हम पीटीआई की बात करें तो उनके लीडरान ने एहतजाजी रैलियां निकालने को कहा है। तो क्या टीएलपी की हिमायत से पीटीआई को कोई सियासी फायदा हासिल होगा, या ये बस एमी सपोर्ट करने चाह रहे हैं कि इंतशार फैले? देखें, पीटीआई का तो इस वक्त ये हाल है कि वो पाकिस्तान की इंडिया से लड़ाई हो तो वो इंडिया के साथ हैं, पाकिस्तान की अफगानिस्तान से लड़ाई हो तो वो अफगानिस्तान के साथ हैं, टीएलपी का मामला हो वो टीएलपी के साथ हैं। वो तो देखते हैं कि किस तरह इस हुकूमत के लिए मसाइल पैदा किए जा सकें। मैं बिलखसूस पीटीआई के सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो हमें टीएलपी के साथ बहुत ज्यादा खड़ा नजर आया, और बहुत कुछ गिरफ्तारियां पीटीआई सोशल मीडिया की हुई हैं जो टीएलपी की कैंपेन चला रहे थे। पंजाब में कुछ ऐसे पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पकड़े गए हैं जो टीएलपी की कैंपेन चला रहे थे। टीएलपी का अपना तो कोई ऐसा सोशल मीडिया था नहीं, पीटीआई टीएलपी का सोशल मीडिया बन गई थी। हालांकि इमरान खान अपने दौर में टीएलपी के खिलाफ इससे सख्त एक्शन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त इस गवर्नमेंट की मुखालफत में वो हर हद तक जाने को तैयार है। अब मेरा एक और सवाल है कि ये पेशावर में यूएस कॉन्सुलेट मौजूद है, ये केपी की गवर्नमेंट उसका घेराव करने दे, टीएलपी को करने देंगे? नहीं करने दे सकते। वहां और भी सफारत खाने मौजूद हैं पेशावर में। तो मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि जब रिट ऑफ द गवर्नमेंट की बात आएगी, एक पीटीआई का सियासी मौकफ है, एक पीटीआई का सरकारी मौकफ होगा। रिट ऑफ द गवर्नमेंट के हवाले से वो मुख्तलिफ। तो मुज़म्मिल साहब, आप ये चाहते क्या है, इनका अगला प्लान क्या है, कि क्या टीएलपी को आपको क्या लगता है कि केपी में उनको ये सपोर्ट फराहम करेंगे? जिस तरह हमने देखा कि हर किसी को वहां पर ये जमानतें दिलवा देते होते थे पेशावर हाईकोर्ट को, तो आपको पता है, और फिर उसके बाद एक सियासी शेल्टर फराहम करते थे। तो क्या टीएलपी के लोग अब केपी जा सकते हैं शेल्टर के लिए? चले भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे तो टीएलपी की कोई प्रेजेंस केपी में मौजूद नहीं है, क्योंकि वहां पे देवबंदी ज्यादा है, जेयूआई का वो स्ट्रांग होल्ड है, या जमात इस्लामी का स्ट्रांग होल्ड है। मजहबी तौर पे उनका देवबंद की तरफ ज्यादा जो है वो झुकाव है केपी सूबे का। ये पंजाब का बरेलवी की तरफ ज्यादा झुकाव है जो देखा जाए, तो इसलिए टीएलपी उनके लिए पंजाब और सिंध में जरा हमें नजर आती थी। तो केपी में कोई उनका वोट बैंक तो मौजूद नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब अमन और अमान का मसला आएगा तो केपी हुकूमत के भी वही एक्शन होंगे जो पंजाब हुकूमत के हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं हो सकता कि केपी हुकूमत जो है, अभी भी मिलिट्री ऑपरेशंस हो, अफगानिस्तान हो और चीजें हो, उस पर जो केपी गवर्नमेंट है वो वफाक के साथ चल रही है। आज उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि वफाक के साथ चल रही है। तो मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आता कि कोई डिफरेंट हुकूमत बन जाएगी, कोई आइलैंड बना लेंगे, कोई वफाक से बगावत हो जाएगी। मुझे फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। तो मुज़म्मिल साहब, खान साहब की जानिब से दावा किया गया कि टीएलपी के 600 कारकुनान को पुलिस फायरिंग से जाम बहक किया गया, फिर पीके के तहत जब मुकदमा की बात की गई तो अब ये बयानिया बनाया जा रहा है कि जिस सहाफी ने खबर दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहली बात तो यहाँ पर ये कि खान साहब तो जेल में है, फिर हर जो लेटेस्ट अपडेट होती है उन तक पहुंच जाती है, फिर ट्वीट्स हो जाती हैं। तो जरा इस प्रोसीजर पर भी रोशनी डालिएगा, इतने फास्टेस्ट जराए कैसे है? एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट ट्वीट होती है, फिर वो उसको ऑन भी नहीं करते। नहीं, मेरे ख्याल में उनका ट्विटर तो देखें बाहर से चल रहा है। बहुत सारी जो लेटेस्ट अपडेट्स पे ट्वीट्स हैं वो इमरान खान की मंजूरी के बगैर भी जारी हो जाती हैं। अब आप देखें ना, अफगानिस्तान की मजम्मत की ट्वीट तो नहीं ना, वो
ان کے ٹویٹر ہینڈل سے آئی افغانستان پہ حملے کی یا اس پہ. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے نیریٹو کے ٹویٹس ہیں وہ عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے, اس کے لیے عمران خان کی منظوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جو لوگ ہینڈل کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کا پولیٹیکل نیریٹو کیا ہے, وہ اس کے مطابق دیتے ہیں. لیکن جو آج کا ٹویٹ ہے اس میں واپس ہمیں عاصم لا یا آفریدی, اسکندر سلطان راجہ, یہ سب چیزیں واپس نظر آئی ہیں. کچھ دنوں پہلے ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی جب سہیل آفریدی کا انتخاب تھا, تب ہم بات بھی کر رہے تھے کہ ہیں, لیکن میرے خیال میں اب انتخاب کے بعد واپس عاصم لا اور وہ عاصم منیر اور وہ سارا کچھ ان کے ٹویٹ میں آج ہمیں واپس نظر آیا ہے. وہ اپنی وہی واپس وہ والی زبان پر وہ واپس آ گئے ہیں. پچھلے دنوں پیرول کی بھی بات کر رہے تھے, جب اس کا بھی کوئی رسپانس نہیں آیا تو آج وہ واپس اپنے انہی ٹویٹس پر واپس آ گئے ہیں, وہ اسی زبان پر واپس آ گئے. تو سر اوور آل جس طرح ہم ہر پروگرام میں آلموسٹ بات کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کی پیش رفت ہوتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی نے سافٹ کارنر بھی دکھا دیا, پھر ایک جو جارحانہ ان کی ٹویٹس ہوتی ہیں وہ بھی دکھا دی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے پاس کیا کوئی راستہ ہے, یا جو ان کو گائیڈ کر رہا ہے وہ غلط گائیڈ کر رہا ہے, یا جو محتاط ٹویٹس ہوتی ہیں ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اوور آل اب یہ کیا چاہتے ہیں, ان کے پاس کیا آپشنز ہے, کیا کوئی راستہ ہے بھی؟ دیکھیں ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس وقت دو ہی کام ہیں پی ٹی آئی. سہیل آفریدی کے ذریعے وہ مرکز پر چڑھائی چاہتے ہیں, اس کا ماحول بنائیں گے. سہیل آفریدی کے ذریعے مرکز پر چڑھائی چاہتے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہی مرکز پر چڑھائی کے لیے گیا ہے. وہ بھی گنڈا پور کی طرح دو کشتیوں کے سوار ہوں گے. ان کو جب اپنی لمیٹیشنز اور اپنی مجبوریوں کا آہستہ آہستہ احساس ہوتا جائے گا, دوسری طرف خان کی خواہشات ہوں گی, ایک طرف ان کی سرکاری مجبوریاں ہوں گی. اسی ٹکراؤ میں سے مجھے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی بھی گنڈا پور پارٹ 2 نکلے گا. ان کے پاس بھی کوئی زیادہ آپشنز موجود نہیں ہوں گے. اگر وہ گنڈا پور کی لائن پر نہیں چلیں گے تو پھر ان کے دن بہت کم ہے. جیسے آج وہ اجلاس کا بائیکاٹ کر سکتے تھے, کہتے ہیں ہم نہیں شریک ہوتے, لیکن نہیں کیا انہوں نے. وہ چلنا چاہ رہے ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ, فوج کے ساتھ. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تو وہ عمران خان کی خواہشات اور اپنی ذمہ داریوں کے درمیان پسے ہوئے ہیں, اور ان کی جو ملاقات نہیں ہو رہی وہ بھی ان کو مشکلات سے بچایا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ مزید مشکلات میں پھنس جائیں گے. مزمل صاحب, جس طرح اسلام آباد پر چڑھائی کی آپ نے بات کیا, تو ایک خبر اسی سے ریلیٹڈ شامل کروں گی. مولانا فضل الرحمان نے اپنے کارکنان کو اسلام آباد جانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا کی کیا حکمت عملی ہوگی, اسلام آباد جا کر وہ کیا کریں گے؟ کیا واقعی وہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی اس وقت پوزیشن میں ہے؟ جی وہ پوزیشن میں تو ہیں, لیکن میرا نہیں خیال وہ کریں گے. وہ ایک حدود کے اندر سیاست کرتے ہیں, آپ سمجھیں. ان کی سیاست کی حدود ہیں, وہ معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں لے کے جاتے. وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایک حدود کے اندر اور ایک قاعدے کے اندر کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان کا کوئی اسلام آباد پر چڑھائی کا مقصد حکومت کو گرانا ہوگا, یا حکومت کو گھر بھیجنا ہے, یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنا ہے. وہ اپنا ایک جلسہ جلوس یا ریلی کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے ان کو جگہ بھی دی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں عمران خان کے دور میں بھی انہوں نے ڈی چوک جانے کی ضد نہیں کی تھی, اور وہ ڈی چوک نہیں گئے تھے عمران خان کے دور میں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملات حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے طے ہو جاتے ہیں. وہ اگر کوئی مظاہرہ کرنا بھی جائیں گے تو اس کے لیے ان کو راستہ مل سکتا ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, تو کیا وہ فیسیلیٹیشن لینے کے بجائے پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانا پسند کریں گے, یا پی ٹی آئی خود ان کو کوئی آفر کر سکتی ہے کہ آپ تو جا رہے ہیں, ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر وہ جائیں گے بھی تو مولانا کے کنٹرول میں ہوں گے, ایسی بات نہیں ہے. اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ مولانا کی آڑ میں پی ٹی آئی ساری اسلام آباد پہنچ جائے, مولانا کی کال ہو, وہ مولانا کی بسوں میں بیٹھ کے پی ٹی آئی والے اسلام آباد پہنچ جائیں, اسلام آباد پہنچ کر وہ ایک دم پی ٹی آئی کے جھنڈے نکال لیں, اور پھر ہمیں پتہ لگے او یہ تو ساری یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. ملک میں انٹیلیجنس کے ادارے موجود ہیں, مولانا کی اپنی ویجیلنس بھی ہوگی. اب تو ویسے بھی پی ٹی آئی والے کو رسک لینے کے لیے تیار نہیں, جڑا پھر پہنچے گا وہ پھڑیا بھی جائے گا. مجھے ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا. یہ ایک فلم کا سین تو ہو سکتا ہے, حقیقت نہیں ہو سکتی. مزمل صاحب, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ایک ٹویٹ ہے جس کا ذکر کرنا چاہوں گی. محمود خانہ چکزئی کی بیٹی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا جس میں پاکستان کو اسرائیل سے تشبیہ دی ہے, اور کہا کہ پاکستان کے ہاتھ بلوچ, افغانی اور پشتونوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں.
तो क्या जो महमूद अचकजई साहब हैं वो भी अपनी बेटी की सोच से इत्तेफाक रखते हैं? एक तरफ तो उनको पीटीआई ने नामजद किया हुआ है। जी जी, यही सोच है महमूद खान अचकजई साहब की। मैं नहीं समझता उनकी बेटी ने कोई ट्वीट ऐसा किया है जो महमूद खान अचकजई की सोच नहीं है। महमूद खान हम्म। अचकजई की सोच भी एंटी पाकिस्तान और प्रो अफगान है या प्रो ताल अफगान है। तो मैं नहीं ये सम उनकी बेटी का जो ट्वीट है वो उनकी सियासी सोच का आकाश है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के शहरी होते हुए आपको पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ट्वीट नहीं करने चाहिए और अगर करें तो कानून को हरकत में आना चाहिए। तो क्या इन ट्वीट्स की वजह से कोई सेटबैक का सामना करना पड़ सकता है इनको? नहीं, अब रियासत ने हमेशा इनके साथ नरमी की है। आप फिर इनकी बेटी को पकड़ेंगे तो वो कहेंगे बलोच खवातीन को हाथ डाल दिया है, बलोच बेटी को पकड़ लिया है। कोई ये थोड़ी सोचेगा बलोच बेटी ने किया क्या है। ये बड़ी ट्रिकी सी गेम है। पहले हमने महारंग को पकड़ा है तो उस पर भी है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको नोटिस तो जारी हुआ है। वो सरकारी मुलाजिम है यूनिवर्सिटी की। मुझे लगता है उनकी सरकारी नौकरी जरूर चली जाएगी, और कुछ हो या ना हो। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सॉवरेदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।